वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मी सपना सैनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में। तो इसके अंदर हम आज ध्रुव स्वामिनी नाटक की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी की अंतिम नाटक कृति है। इस कृति में नाटककार ने नए नए प्रयोग किए हैं। लेखक ने इस नाटक में नारी जीवन की समस्याओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर देखा परखा है। इसके अंदर जो जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने नारी जीवन की समस्याओं के बारे में ज़्यादातर बताया है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो ध्रुव स्वामिनी है। तो यह नाटक नायिका पर मुख्य है। उस समय में जो नारी के जीवन में जो समस्याएं फेस करनी पड़ती थी उनको ध्यान में रख के ये नाटक बनाया गया है। इसके अंदर इतिहास मतलब ये ऐतिहासिक भी और साथ साथ में मतलब ये काल्पनिक भी है। तो इसके अंदर दोनों गुण प्रमुख हैं। इस नाटक की कथा संबंधित विशेषताओं के अतिरिक्त अन्य विशेषताएं भी हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल होने और इतिहास में मिले प्रमाण के कारण ध्रुव स्वामिनी दुगनी प्रभावशाली नाट्य रचना बनी है। इस नाटक में प्रसाद जी ने तर्क वितर्कों के साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत किए कि उन्होंने पहले बताएंगे कि भाई नाटक की शुरुआत में क्या क्या तर्क वितर्क होते हैं और अंतिम तक पहुँचते पहुँचते उनके समाधान भी इस नाटक के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो ये नाटक तर्क वितर्क के साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। इसके अंदर पूर्व और पश्चिम की जो तर्क वितर्क शैलियाँ हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। तो आज आइए इनकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। इनकी विशेषताएं हैं नारी की प्रतिष्ठा की स्थापना, अंतर्द्वंद तथा बाह्य द्वंद, भारतीय संस्कृति का चित्रण, समस्या प्रधान नाटक, नायिका प्रधान नाटक, इतिहास व कल्पना का मिश्रण और अभिनेता व रंगमंच नियता। तो समस्या प्रधान नाटक यानी कि इसके अंदर जो उस समय के अंदर जो नारी के जीवन में जो उनको समस्या फेस करनी पड़ती थी उसमें उसके नज़रिए से तो ये समस्या प्रधान नाटक है कि मैं मतलब कि उस समय में नारियों की समस्याओं को इसमें प्रमुख रखा गया है। ठीक है। नायिका प्रधान नाटक मतलब ध्रुव स्वामिनी जो इसकी मेन कैरेक्टर है उसको महिला को लिया गया यानी कि नायिका प्रधान नाटक है। ध्रुव स्वामिनी के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इतिहास व कल्पना का मिश्रण मतलब कि ऐतिहासिक घटना है। ये जो नाटक है ये रियल में तो घटा हुआ है इतिहास के अंदर, लेकिन जो राइटर है उसने जो इसके अंदर ये पात्र लिए हैं जो मतलब चरित्र बनाया उनका, जैसे रामगुप्त, चंद्रगुप्त, मतलब ये काल्पनिक है लेकिन जो ये घटना है वो इतिहास की रियल घटना है। ठीक है। अभिनेता व रंगमंचीयता अभिनेता लिए हैं और मतलब रंगमंच का इसके अंदर वर्णन किया गया है कि जो ध्रुव स्वामिनी है एक लघु नाटक है। इसके अंदर संवाद को भी मतलब छोटे हैं, ज़्यादा लंबे और कठिन। आगे है नारी की प्रतिष्ठा की स्थापना। इसके अंदर नारी की प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया कि नारी को उनके अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया कि भाई क्या क्या अधिकार होने चाहिए और उस समय फिलहाल नारी के साथ में क्या कैसी घटनाएं घटित हो रही थी इस नाटक के माध्यम से। अंतर्द्वंद और बाह्य द्वंद। अंतर्द्वंद यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त की वाग्देवता थे लेकिन उसको किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कह लो कि उसे रामगुप्त से के साथ विवाह करना पड़ा, लेकिन जो उसके अंतर्द्वंद के अंदर जो युद्ध चल रहा है वो उससे ग्रसित थी, मतलब अंतर्द्वंद से ग्रसित थी। ठीक है। भारतीय संस्कृति का चित्रण इसके अंदर जो प्रसाद जी उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण दिखाया गया, मतलब इस नाटक के माध्यम से वो आज की युवा पीढ़ी को मतलब कि उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। ठीक। नैतिकता को प्रस्तुत किया गया है नाटक के माध्यम की, मतलब जो इसके अंदर अच्छे कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनसे की जो युवा पीढ़ी है वो आगे उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो हमने अब अच्छे से वर्णित किया गया तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले समस्या प्रधान नाटक। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के अन्य नाटकों से अलग है। इसमें मुख्य रूप से दो समस्याओं को उठाया गया है। पहली नारी मुक्ति की समस्या और दूसरी है राज्य से संबंधित। तो नारी मुक्ति समस्या के अंदर क्या है कि नारी संबंधित समस्या कोई नई समस्या नहीं है, अपितु यह आदिकाल से चली आ रही है। स्त्री का घर में, समाज में, राजनीति में, धर्म में, जीवन में, अन्य क्षेत्रों में क्या स्थान है, इस मूल प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न जुड़े हैं। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी में कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी चरित्र चित्रण किया है। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर है जो कोमा है, मंदाकिनी है, ये भी एक महिला पात्र ही है जिनका इसके अंदर अच्छे से चरित्र चित्रण करके बताया गया है कि नारी जीवन की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसे नाटक बनाया गया और इनका समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इसके अंदर नारी की समस्या के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। दूसरा है राजा से संबंधित समस्या। तो राजा का अधिकार केवल शासन करना नहीं होता, अपितु उसका अपने बाहुबल कौशल से प्रजा, राष्ट्र गौरव की रक्षा करना भी है। जहाँ राजा अपनी पत्नी तक के सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ हो वहाँ की स्थिति क्या होगी, मतलब कि जो राजा है वो खुद अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं कर सकता तो अपने वो राज्य को कैसे संभाल सकेगा। जैसे रामगुप्त था एक वो विलासी निर्लज ऐसा राजा था, तो मतलब वो खुद अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो वो अपने राज्य की तो रक्षा क्या करेगा। तो राजा के से संबंधित भी यहाँ पे समस्या को प्रस्तुत किया गया है। आगे है नारी की प्रतिष्ठा की स्थापना। भारतीय संस्कृति में नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय ऋषि मुनियों ने नारी को देवता का स्थान देकर कहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।
आगे है नायिका प्रधान नाटक। ध्रुवस्वामिनी नायिका प्रधान है नाटक है। भारतीय नाट्य के आधार पर नायक के अंदर मतलब जो प्रसाद जी उन्होंने बता रखा है कि इसके अंदर जो नायक है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए नायक और नायिका के अंदर, कि वो धीरोदात्त होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, त्यागी होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, वीर होना चाहिए, विनीत, प्रियवद, अभिजात, स्थिर हृदय वाला, युवा, तेजस्वी और दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। और यही सेम गुण जो है नायिका होती है उसके अंदर नायिका में भी होनी चाहिए। ध्रुवस्वामिनी में आदर्श गुण है जो उपर्युक्त जो गुण बताए गए हैं वो ध्रुवस्वामिनी के अंदर विद्यमान थे। वह अपने आत्मसम्मान की भावना से युक्त अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की क्षमता रखती थी। वह कहती थी कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, मैं उपहार में देने की कोई वस्तु या शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है। ठीक है, आगे है इतिहास व कल्पना का मिश्रण। जो ये ध्रुवस्वामिनी नाटक है ये इतिहास की एक रियल इवेंट है, मतलब इतिहास की एक रियल घटना है, लेकिन जो इसके अंदर ये पात्र लिए गए हैं ना, जैसे रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब काल्पनिक बनाए गए हैं, लेकिन ये है ऐतिहासिक घटना। तो इतिहास का और कल्पना का एक सुंदर मिश्रण है। इस नाटक की प्रमुख कथा पूर्णतः इतिहास पर आधारित है, किंतु फिर भी नाटककार ने कई स्थलों पर कल्पना का सहारा लेकर उसमें विभिन्न रंग भरे हैं, जिससे इतिहास की घटनाओं की ऐतिहासिकता को कोई ठेस नहीं पहुंची। यानी कि उन्होंने कल्पना का भी मिश्रण कर दिया और ऐतिहासिक जो घटना थी उसको भी कोई ठेस नहीं पहुंचाई। तो ऐतिहासिक और कल्पना का एक सुंदर मिश्रण है ये। आगे है अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद। प्रसाद जी ने सभी नाटक मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब प्रसाद जी जो एक लेखक होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने अपने नाटक में सभी पात्रों में अंत तक अंतद्वंद चलता है। उनके हृदय में दो विरोधी भावों की स्थिति को उन्होंने दर्शाया है और उसके परिणाम संघर्ष का भी दर्शन होता है। ध्रुवस्वामिनी अंतर्द्वंद से ग्रस्त नारी पात्र है कि भाई वो उसका विवाह तो रामगुप्त से हो जाता है, लेकिन वो वाग्देवता होती है चंद्रगुप्त की, तो मन ही मन वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन उसको रहना किसके साथ पड़ता है, रामगुप्त के साथ है, क्योंकि वो भारतीय नारी होने का अपनी जिम्मेदारी है उनको भी निभाती है, लेकिन वो रामगुप्त के साथ प्रेम नहीं करती है। ठीक है, वो उसकी वाग्देवता तो वो चंद्रगुप्त की ही रहती है, तो वो अपने अंदर मन में अंतर्द्वंद से ग्रसित है। घटनाओं का घात प्रतिघात बाह्य संघर्ष भी इसमें दिखता। आगे है भारतीय संस्कृति का चित्रण। इस नाटक में प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति की झांकी प्रस्तुत किए। वे चाहते हैं कि नाटकों के माध्यम से वे ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में करें जिनमें विचार प्रणाली, तत्व चिंतन, जीवन पद्धति, नैतिकता हो, ताकि भारतीय जनजीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। वो प्रसाद जी ने अपने नाटक के माध्यम से वो अच्छे कैरेक्टर और बुरे कैरेक्टर दोनों ही कैरेक्टर के माध्यम से वो युवा पीढ़ी को मतलब अच्छे आदर्श की ओर, उन्नति की, उनके जनजीवन में सुधार की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने अपने विचारों में मतलब अच्छी भारतीय संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत किया है नाटक के माध्यम से। आगे है अभिनेता व रंगमंचीयता। अन्य नाटकों में भारी भरकम ऐतिहासिकता का दृश्य प्रस्तुत किया है जिन्हें रंगमंच पर दिखाना संभव नहीं होता। मतलब कि जो और भी नाटक बने हैं प्रसाद जी के, उनके अंदर भारी ऐतिहासिकता का इतनी ऐतिहासिकता दिखा दी है उसके अंदर कि रंगमंच पर उनको दिखाना असंभव हो जाता है। लेकिन जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है ये एक लघु नाटक है, इसको आसानी से मतलब इसके कथन है जो मतलब इसके जो भी हैं संवाद है वो भी ईजी है और इसको ईजिली रंगमंच पे भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में उपयुक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का ध्रुवस्वामिनी नाटक नाट्यकला के तत्वों के प्रयोग से सर्वोत्तम नाट्य रीति की रचना है। समाज में आदर्श चरित्रों का वर्णन भी किया गया है। तो ये थी ध्रुवस्वामिनी की विशेषताएं। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।